ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग कोर्स के इस नई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ ऑपरेटर्स। एंड अच्छा हाँ, ये फाइल का नाम देते हुए एक और चीज़ है, फाइल का नाम देने में भी बहुत से लोगों का एरर आ जाता है, वो फाइल नहीं मिलती है। तो इसमें फाइल नेमिंग में क्या है, जब आप यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ फाइल बनाते हो ना, तो स्पेसिस ऐड मत करो, उसकी जगह अंडरस्कोर्स का यूज़ करो। ये एरर बहुत से लोगों के साथ आता है, मेरे साथ भी कई बार आया था, मैं समझ नहीं पाता एरर क्या है। तो फाइल नेमिंग में भी ये चीज़ है कि जब भी आप फाइल का नाम डालो तो अंडरस्कोर को यूज़ करो, बजाय इसके कि आप स्पेसिस को यूज़ करो। तो फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पे एक अपनी पुरानी फाइल में से कोड जो मेरा ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लूँगा। ओके, सेव कर लेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स सी में बेसिकली तीन तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, यूरिनरी, बाइनरी, टर्शरी। ये इस बेसिस पे है कि जो आपका ऑपरेटर है वो कितने वेरिएबल्स पे ऑपरेट कर रहा है। अगर वो एक वेरिएबल पे ऑपरेट कर रहा है तो वो यूरिनरी होगा, दो पे कर रहा है तो बाइनरी होगा, तीन पे कर रहा है तो टर्नरी होगा। और यहाँ इस चार्ट में आप देख भी सकते हो कि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो सिर्फ एक है, ये कंडीशनल वाला, इसलिए मैं इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी बताऊंगा, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा सिंटैक्स वगैरह, तभी आप इस वाले ऑपरेटर को यूज़ करना यहाँ सीख पाओगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम यूरिनरी ऑपरेटर से, या यूनरी ऑपरेटर से, इसका नाम हमेशा मेरे मुंह से गलती निकलता है, यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये आखिर करता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैं इसमें से ये जो बेफालतू के वेरिएबल से पहले इन्हें उड़ा देता हूँ। फिलहाल हम एक ही वेरिएबल की बात करते हैं जो है यहाँ पे हमारा x। तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 है। अब c, जो c है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सीक्वेंस लैंग्वेज है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना x प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू 9 आ गई है। अब जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स है, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या करते हैं, सिंपली आपके वेरिएबल में जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे x में 9 है, तो अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस प्लस और सेमीकोलन लगा दूंगा, तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है उसको बाय 1 इंक्रीज कर देगा। तो पहले यहाँ पे मेरे पास x में वैल्यू थी 9, अब मेरी वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इस वाली लाइन को कॉपी करूँगा और x के नीचे दोबारा से x की वैल्यू को मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे सेव करके इसे रन करते हैं। तो सी, यहाँ पे मुझे नई लाइन भी देनी चाहिए, कोड अच्छा दिखेगा उससे, \n डाल देते हैं यहाँ पे एक, और अब इस कोड को दोबारा से रन करते हैं। तो ये देखो, पहले x की वैल्यू आ गई है 9, उसके बाद x की वैल्यू आ गई है 10, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप में लाइन नंबर 8 में मैंने x की वैल्यू को बाय 1 प्लस कर दिया है। इसी की तरह अगर मैं यहाँ पे x माइनस माइनस डाल दूंगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो बाय 1 डिक्रीज हो जाएगी। तो अब अगर मैं फिर से x की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो ऊपर मेरी वैल्यू है 9, जो कि यहाँ पे 9 डाली हुई है मैंने, उसके बाद इस स्टेप में मैंने बाय 1 x की वैल्यू को कम कर दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 8। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारे पास 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। तो एक एक करके इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज़ केस देखते हैं यहाँ पे। और जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसमें लोगों का एरर आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे stdio.h में नहीं लिख सकते हो। मॉड्यूलो फंक्शन इस हेडर फाइल में डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आप उस वाले फंक्शन को यूज़ कर पाए, मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ कर पाए। बेसिकली उस हेडर फाइल का नाम है math.h। तो math.h को जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे आप मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक और इंटीजर वेरिएबल बना लूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा y, और इसमें वैल्यू डाल दूंगा 4। अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात, हम दो इंटीजर्स के बीच में ये ऑपरेटर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका जो एक एंड आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। तो अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमारे ऑपरेटर के बीच में तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप दो फ्लोट्स के बीच में या फिर एक इंटीजर और एक फ्लोट के बीच में इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करोगे तो आंसर आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, वहाँ पे आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज भी मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x और 9 के बीच में इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। तो प्लस ऑपरेटर का सिंपली वही काम है
जो मैथमेटिक्स में काम होता है। यहाँ पे मैं x के बजाय x प्लस वाई को प्रिंट करूँगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक नया इंटीजर बना दो इंट z और इसमें x प्लस वाई की वैल्यू को डाल दो, तो x प्लस वाई। तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ प्रिंट एफ में भी x प्लस वाई को प्रिंट करवा सकते हो, या सिंपली इनका सम एक और इंटीजर में स्टोर करने के बाद यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आप उस इंटीजर को भी प्रिंट करा सकते हो। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो एक बार हम इसे प्रिंट करके देखेंगे और ये बेफालतू की लाइन्स को हटा देंगे। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आंसर आ गया 13। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो जो हमारे पास x और y का डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो एक बार इसे भी सेव करके रन करके देख लेते हैं। तो आंसर आ गया 5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, अब डिवाइड करते समय मैंने पहले ही बताया है कि जब आप डिवाइड यूज़ करोगे तो एंड आंसर आपका इंटीजर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। तो आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे जबकि आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन क्योंकि हम दो इंटीजर्स के बीच में ये जो फंक्शन है इसको परफॉर्म कर रहे हैं इस ऑपरेटर को, इसलिए जो हमारा एंड रिजल्ट आया है वो आया है हमारे पास में 2। अगर इसी की जगह मैं किसी भी एक वेरिएबल को फ्लोट बना देता हूँ, तो अगर मैं इसको फ्लोट बना देता हूँ और इनका आंसर एक फ्लोट में स्टोर कराता हूँ। आंसर अगर आप एक फ्लोट और एक इंटीजर के बीच में अगर ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर आपको फ्लोट में ही स्टोर कराना चाहिए। तो सी अब यहाँ पे आंसर आ गया 2.25। और ये 000 हटाने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो फ्लोट के बाद आपको जितनी भी डेसिमल वैल्यू चाहिए उसको आप सी में डिफाइन कर सकते हो कि आप पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके बाद आपको लिखना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपको जितनी भी डिजिट्स चाहिए आप उसका नंबर लिख दो। जैसे कि मुझे 0.2 डिजिट्स चाहिए इसके बाद, सॉरी मैंने f के बाद लिख दिया, ये चीज़ आपको f के पहले लिखनी है 0.2f। तो अगर मैं यहाँ पे 0.2f लिखूंगा तो ये मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक का आंसर दिखाएगा, उसके आगे कुछ नहीं दिखाएगा। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो आंसर आ गया 2.25। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप पॉइंट के बाद आपको जितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए आप उसको डाल दो, तो फ्लोटिंग पॉइंट का जो वहाँ पे प्रिंट होएगा वो उतनी डेसिमल प्लेसेस आएगी जितना नंबर आप यहाँ पे डालोगे। इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का भी काम सही है। फिलहाल मैं इसको इंट बना लेता हूँ और इसके लिए अब मैं मल्टी कर्सर यूज़ करूँगा। VS कोड में मल्टी कर्सर यूज़ करने के लिए आपको सिंपली ऑल्ट प्रेस करना होता है और फिर जहाँ जहाँ आपको अपना कर्सर चाहिए वहाँ वहाँ आपको राइट क्लिक कर देना है माउस से सिंपली। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को बना दूंगा फिर से इंट। अब कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बार मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर का भी यूज़ करके देख लेते हैं। सी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत है इसलिए आंसर 0 आया है, यहाँ पे %d कर देना है मुझे। और अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आंसर आ गया 36। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूलो फंक्शन का। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको math.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है, उसके बाद ही ये ऑपरेटर काम करेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मॉड्यूलो। अब ये फंक्शन, मैं बाबा फंक्शन कह रहा हूँ सॉरी, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है लास्ट में उसको देता है। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली जैसे पैलिंड्रोम, अगर हमें किसी नंबर को डिटरमिन करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मीनिंग होता है रिवर्सिबल, कि आप चाहे उसे लेफ़्ट टू राइट लिखो चाहे राइट टू लेफ़्ट लिखो वो सेम आएगा। तो वहाँ पे यूनिट डिजिट्स निकालने के लिए मॉड्यूलो फंक्शन यूज़ होता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ होता है। तो इस ऑपरेटर का हम काफ़ी यूज़ करने वाले आगे। फिलहाल इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो आंसर आ गया 1, क्योंकि जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा, 4 2 8 और रिमाइंडर में आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे आंसर दिखा रहा है 1। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो वैसे ही नाम में ही बता रहा है कि यहाँ पे आप रिलेशन चेक करते हो कि आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू है। ये आ गया हमारा लेस देन, ये आ गया लेस देन इक्वल टू, ये आ गया ग्रेटर देन और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। और रिलेशनल ऑपरेटर में जब भी आपको कोई चीज़ इक्वल चेक करनी है, अगर आपको चेक करना है कि आपका x जो है वो y के इक्वल है या नहीं, उस जगह पे आपको डबल इक्वल टू का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि वो डबल इक्वल टू है या नहीं तो आपको 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल इक्वल टू लगा दोगे तो सी में वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो x को y की वैल्यू असाइन कर देगा,
बट ये चेक नहीं हो पाएगा कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम इसे सेव करके रन करके देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, तो आंसर आ गया है 0, क्योंकि जो कंडीशन है वो मेरी फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स क्यों हो चुकी है? x है 9, y है 4, तो c में बेसिकली 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो x और y आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो आंसर आया रिजल्ट हमें 0 मिला है। अगर मैं यहाँ पे x को भी 4 कर दूंगा, अब इस फाइल को अगर मैं सेव करके रन करूंगा तो आंसर आ गया है 1, क्योंकि अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। सेम चीज हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के साथ करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं जो x है वो ग्रेटर देन है हमारा y से, तो अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डाल देंगे, अब अगर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो आंसर ट्रू रिटर्न होना चाहिए। ओके, और अगर यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगाएंगे तो भी आंसर जो है हमारा 1 ही आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। सी 1 आ गया है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लेस देन इक्वल्स टू चेक करूं तो मुझे आंसर 0 मिलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू जो हमारी x की है वो y से बड़ी है। तो एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सी आंसर 0 आ गया है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो y से बड़ी है, छोटी नहीं है। सेम आंसर मैं लेस देन इक्वल टू में भी एक्सपेक्ट करता हूँ। सी आंसर फिर से 0 आ गया है। अब इसके बाद जो है हमारा सिर्फ एक ऑपरेटर बच जाता है, जो है नॉट इक्वल टू। अब सिंपली जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है नॉट इक्वल टू, तो ये यही चेक करने के लिए होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये आंसर रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 4। तो इस कंडीशन में ये ऑपरेटर मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए, मतलब 1 रिटर्न करना चाहिए। तो सी यहाँ पे आंसर में आ भी गया है प्रिंट होके कि आंसर 1 है, मतलब ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे y के बराबर कर दूंगा 4, अब इसे सेव करके रन करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। एंड सी यहाँ पे आंसर हमारा 0 आ गया है। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम ये होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे इनके नाम बता देता हूँ। ये जो 2 % आप देख रहे हो, ये एंड का सिंबल, इसे % कहते हैं। तो जब आप 2 बार % टाइप करते हो तो वो होता है एंड। आप ये 2 बार स्ट्रेट बार्स टाइप करते हो जो आपके कीबोर्ड में एंटर के पास होती है, एंटर के ऊपर ये 2 बार्स लगाते हो तो ये होता है और अगर ये आप लगाते हो तो ये होता है नॉट। अब एंड और नॉट यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? तो बेसिकली एंड ये कहता है जब मेरी जो दोनों वैल्यूज है वो ट्रू होगी तभी मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, एक बार इसे विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे इंट x है और इंट y है, इन दोनों की वैल्यू ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स में मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है, तो इनकी जब बिट लेवल पे हम जाते हैं तो इनकी वैल्यू ट्रू होती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं आपस में। तो अगर मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा तो जो मुझे आंसर है वो मेरा 1 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो x और y की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे x और y में कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो सी आंसर मेरा 1 रिटर्न हो गया, क्योंकि इस टाइम दोनों की वैल्यू ट्रू है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से एक की वैल्यू को भी फॉल्स कर दूं, बिट लेवल पे 0 कर दूं, तो y में जैसे ही मैं 0 करूंगा तो इसका डेसिमल से जब बाइनरी कन्वर्जन करेंगे वो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 का मतलब होता है 0 और यहाँ पे 0 का मतलब हो जाएगा फॉल्स। और 4 है ट्रू, क्योंकि x कुछ वैल्यू होल्ड कर रहा है, y 0 को होल्ड कर रहा है, जो कि फॉल्स होता है। अब यहाँ पे दोनों में से एक की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे z को प्रिंट करूंगा तो आंसर मुझे 0 रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो सी आंसर यहाँ पे 0 रिटर्न हो चुका है, क्योंकि इसमें जो y है वो फॉल्स हो चुका है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑपरेटर आता है वो होता है हमारा एंड, वो सॉरी और क्या कहता है इंग्लिश में? और का क्या मतलब है? या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। तो यहाँ पे अगर दोनों में से एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तभी आपको फॉल्स रिटर्न करने का, वरना ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू फॉल्स है, x की वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आंसर मुझे 1 रिटर्न होना चाहिए, और यहाँ पे आंसर मुझे 1 ही रिटर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो x की वैल्यू है वो ट्रू है। और अगर हम y को भी ट्रू कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू समथिंग डाल देते हैं, अब सेव करके रन करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि अभी भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर मैं दोनों ही वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा, y को भी 0 कर दूंगा, x को भी 0 कर दूंगा,
अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। जिसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी उसे पता है मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिट लेवल पे 0 और 1 ही होता है, ट्रूथ टेबल्स बनती है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने पढ़ी है वो बंदा रिलेट भी कर पा रहा होगा। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तभी वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू आप ट्रू कर दोगे यहाँ पे, तो फिर ये वाला ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आ जाता है ये नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, सिंपली ये आपको उसका अपोजिट रिटर्न करता है। जैसे इसको z को मिटा देता हूं मैं यहां से, तो यहां पे हम देख सकते हैं जो y है ये ट्रू है क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट y को प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे y का जस्ट अपोजिट मिलना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि ट्रू का अपोजिट होगा फॉल्स। तो अगर मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। तो आंसर मेरा 0 आ गया है यहाँ पे। ये प्रिंट एफ की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको इग्नोर कर देना प्लीज़। तो बेफालतू में बस वो मेरी वीडियो ही लंबी होएगी, बार बार कोई यूज़ नहीं है। मेन यूज़ यही है 0 और 1 का। अब अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करना चाहूँ, x का नॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, x मेरा फॉल्स है, तो फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पे इसको मुझे 1 रिटर्न करना चाहिए। तो सी इसने आंसर में मुझे 1 रिटर्न कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अगले ऑपरेटर्स में जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए बिल्कुल आपको थोड़ी सी बूलियन अलजेब्रा वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अभी इस कोर्स में मैं तो आपको नहीं बता सकता बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बट सिंपली मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये हमारा एंड है, सिंगल आर्म %, बिल्कुल लॉजिकल ऑपरेटर की तरह। ये और है, और ये एक्सोर है, ये नॉट है। ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो ये नॉट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। तो ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमारी इंडिविजुअल बिट्स पे काम करते हैं। अब जैसे किसी को 7 का अगर बाइनरी पता है तो 7 का बाइनरी होता है 111, तो वहाँ पे उसको ABC में तोड़ के 111 पे ये सारे ऑपरेटर्स वहाँ पे काम करेंगे। तो ये इंडिविजुअल बिट्स पे काम करते हैं। तो इनको मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, इनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट अलग से मैं वीडियो लेके आऊँ बिटवाइज ऑपरेटर पर। फिलहाल इस कोर्स में अभी आप इनका इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करोगे, तो फिलहाल के लिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। पर आप इसको बेशक एक्सप्लोर कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ाती हैं, क्योंकि इसके लिए बूलियन अलजेब्रा आना मस्ट है। बूलियन अलजेब्रा के बिना आप इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। तो जिसे बूलियन अलजेब्रा आता है वो समझ भी गया होगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा एंड ऑपरेटर है, VS कोड में आ जाता हूँ मैं। तो सपोज यहाँ पे मैं x को 1 कर देता हूँ और y को भी 1 कर देता हूँ। तो अब जब, हाँ मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ ये वाले। तो यहाँ पे हम x एंड y को प्रिंट करते हैं। 7 कर दिया मैंने गलती से, इसको सिंगल आर्म % करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जब मैं बाइनरी में जाऊंगा तो 1 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो भी 1 होती है और y की 1 होती है, इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा यहाँ पे ढंग से। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसका सिंपली ये काम है कि अगर दोनों बिट्स हमारी 1 है, दोनों इंडिविजुअल बिट्स अगर हमारी 1 है तो ही हमें आंसर में 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमको 0 रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन कोड करता हूँ तो सी आंसर यहाँ पे 1 आ गया है। लेकिन अगर मैं एक भी बिट को 0 कर दूंगा, ये मैं यहाँ पे मैं बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े, डेसिमल का ही बाइनरी जो सेम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसको बड़े नंबर्स पे ऐसे एप्लीकेबल आप नहीं कर सकते, आपको पहले उनको बाइनरी में ही करना पड़ेगा, उसके बाद उनको ऐड करके और ट्रूथ टेबल बना के वहाँ से आपको आंसर देखना पड़ेगा, तब आपके आंसर्स मैच होंगे। फिलहाल ये मैं सिंगल बिट के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो y जो है 0 हो गया है और x जो है वो 1 है। यहाँ पे बाइनरी चल रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ये एंड है ये 0 देगा, क्योंकि इसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, 1 चाहिए होती है, तभी ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करता है। तो सी यहाँ पे इसने 0 को रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं और ऑपरेटर क्या करता है। और ऑपरेटर ऐसा काम करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों 0 होंगे उस केस में ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरा x 1 है तो इसने आंसर में भी 1 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं x को 0 कर दूंगा, सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पे इसने 0 को प्रिंट कर दिया। तो ये काम करता है हमारा और ऑपरेटर। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सोर।
एक्सोर क्या करता है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होगी तो वो आंसर 1 देता है, अगर दोनों बिट्स सेम होगी तो वो रिटर्न करता है 0। तो अगर मेरी दोनों बिट्स डिफरेंट है और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक्सोर ऑपरेटर का, एक्सोर ऑपरेटर का तो मैंने आज तक साइन भी देखा है अपने कीबोर्ड पे, मिल गया। मैंने अपनी 3 साल की जर्नी में इतना इस ऑपरेटर को यूज़ नहीं करा, पता नहीं क्यों मैं कीबोर्ड पे देखना पड़ा इसको। तो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो मेरी दोनों बिट्स डिफरेंट है, तो ये मेरे को आंसर 1 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मेरी दोनों बिट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी, जैसे 0 0 हो जाएगी या फिर 1 1 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये मेरे को 0 रिटर्न करेगा। तो अब आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट और ये जो नॉट है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप ही आंसर्स देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को बूलियन अलजेब्रा आता है तो उसे पता ही होगा इनके आंसर्स क्या आएंगे। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। एक तो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, कि इसको ये वैल्यू असाइन कर दो, ये तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं x इक्वल टू 0। तो ये क्या काम करता है, जो भी राइट में जो आप लिख दोगे उसकी वैल्यू लेफ्ट वाले को असाइन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू वाई भी लिखूंगा तो मेरी y की वैल्यू जो है वो x को असाइन हो रही है, तो ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। अब सी देखो, सी यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। यही बात है सी के प्रोसीजरल होने की, मैंने इससे पहले ये जो मेरी 7th लाइन है इसके पहले y को डिक्लेयर नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है। अगर मैं y को ऊपर डिक्लेयर करूंगा तो ही मैं यहाँ पे x इक्वल टू वाई लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं y इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि x मेरा पहले से ही डिफाइंड है। सी ले लिया है, कोई एरर नहीं। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, y में x की वैल्यू को प्लस करके उस वैल्यू को x y को ही असाइन कर देगा। सी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस इक्वल टू एक्स, तो ये क्या करेगा, y की वैल्यू में x को ऐड करके उस वैल्यू को वापस y को ही असाइन कर देगा। आई डोंट नो वाई यहाँ पे रेड मार्क कर दे रहा है, वेट अ मिनट। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे मेरे को रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि y में अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं यहाँ ऊपर इसको असाइन करना पड़ेगा y इक्वल टू 5। अब मैं जब यहाँ पे y प्लस इक्वल टू एक्स लिख दूंगा तो अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, y की वैल्यू को x से बढ़ा के उस वैल्यू को वापस y में ही स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 2, तो ये क्या करेगा, 5 में 2 को ऐड करके आंसर आएगा 7 और y को ये वैल्यू असाइन कर देगा 7। सिमिलरली यहाँ पे माइनस इक्वल टू होता है। माइनस इक्वल टू क्या करेगा, 5 में से पहले 2 को माइनस करेगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट वैल्यू आएगी, इस केस में 3 है, वो y को 3 असाइन कर देगा। एक बार मैं आपको ये प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। तो आंसर मेरा 3 प्रिंट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का भी है और रिमाइंडर का भी है। ये तीनों आप अपने आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो दो वेरिएबल्स पर और चेक कर सकते हो आपके आंसर्स क्या आते हैं। इसके अलावा सी में सिर्फ एक ही टर्नरी ऑपरेटर है जो है ये। इसके लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। सिंपली ये क्या करता है, सी 2 चीज़ों पे काम कर रहा है तो बाइनरी है, ठीक है, 3 चीज़ों पे काम करेगा तो वो टर्नरी है। मैं आपको इसका सिंटेक्स लिख के बता दे रहा हूँ कि ये कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, ये आपको समझ अच्छे से तभी आएगा जब आप एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ लोगे। और वैसे भी वीडियो लंबी खिंच चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कंडीशनल्स पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, तो चलो कंडीशनल्स भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, या कंडीशनल का बेसिक जो हमारा वो है वो कर लेते हैं। कंडीशनल क्या कहता है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा समझ आए। तो कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन आप किसी चीज़ पे कोई कंडीशन लगाते हो ना, कंडीशन मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं है कंडीशंस। तो कंडीशन क्या होती है, चीज़ों को चेक करने के लिए होती है कि मेरा जो आंसर है वो या तो आइदर इस कंडीशन में ट्रू हो सकता है या फिर उस कंडीशन में फॉल्स हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार लिख के। मैं यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या है, ये मेरी कंडीशन है। यहाँ पे मैंने जो कंडीशन डाली है x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे हम कंडीशन एक बार देख के चेक कर सकते हैं अपने आप से कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 5। तो x क्या ग्रेटर देन है y से, आंसर इज नो, y x से ग्रेटर देन नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ पे मेरा ट्रू प्रिंट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जा रही है तो यहाँ पे मेरा जो आंसर प्रिंट होगा वो फॉल्स प्रिंट होगा। तो एक बार इस कंडीशन को रन करके देख लेते हैं। गो टू डेफिनेशन दबा दिया, सॉरी।
सी आंसर मेरा फॉल्स हो चुका है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 7 कर दूं तो अब ये कंडीशन जो है x ग्रेटर देन y की ये ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। ओके, तो ये सिंपली क्या है, यहाँ पे आप ऑपरेटर्स देख सकते हो कि ये रहा क्वेश्चन मार्क और ये रहा कॉलन, ये दोनों यहाँ पे एज ऑपरेटर्स की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन है ये 3 अलग अलग ऑपरेंड्स पे काम कर रही है, ऑपरेंड नंबर 1, 2 और 3, इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए ये एक लौता टर्नरी ऑपरेटर है। बाकी इसका जो मेन यूज है वो कंडीशनल्स में है, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसमें हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी ऐसी होती है जिनका आंसर आइदर या तो ट्रू ही होता है या फिर उसका आंसर जो है वो फॉल्स ही होता है। तो उस जगह पे हम अपनी कुछ लाइंस बचाने के लिए ये वाली जो लाइन है इस सिंटेक्स का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा और नीट लगे। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो हो जाते हैं ख़त्म। मैंने इस वीडियो को बिल्कुल ऑन पॉइंट रखा है क्योंकि सी अगर मैं बार बार यहाँ पे कोड बार बार रेप्लिकेट करूँगा, बार बार हर ऑपरेटर के लिए अलग से एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालूंगा या कुछ भी डालूंगा तो कुछ नहीं होगा, बस मेरी वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, एडिटिंग का टाइम बढ़ेगा और आप लोगों का देखने का टाइम बढ़ेगा। तो मैं इसीलिए वीडियो को छोटा सा छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो एजुकेशनल कंटेंट है थोड़ा वो ज़्यादा हो और जो ये टाइपिंग वगैरह है वो थोड़ी कम हो। बाकी सी जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही चलती है। आप सिंटेक्स अगर रट भी लोगे पूरा तो आप सी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंटेक्स रट के आप लिखना जरूर सीख जाओगे पर लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीखोगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए मैंने ऑपरेटर्स टॉपिक चूज़ किया था और ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो ऑपरेटर्स नहीं कराए हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं कराए हैं, एक तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट और एक ये नॉट। ये इनके लिए बूलियन अलजेब्रा चाहिए होता है, तो बूलियन अलजेब्रा क्योंकि मैं यहाँ इस कोर्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये वाले नहीं करा रहा हूँ। बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो वो बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के बाद इन ऑपरेटर्स को देख सकता है, तो उसे बहुत अच्छे से समझ आएगा ये ऑपरेटर्स क्या है। और असाइनमेंट में मैं चाहता हूँ आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला और मॉड्यूलो खुद से एक बार ट्राई करें और अपना आंसर देखें और एक बार अपने दिमाग से लॉजिक लगा के देखें कि ये आंसर ये क्यों आया है। बाकी मैंने आपको प्लस माइनस का बता दिया है, ये तीनों भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।